आज हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 14 लेकर के मिल रहे हैं। आज पढ़ाई आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें, लाइव क्लास हम आपको जो है बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। हो सकता है सोमवार या मंगलवार से स्टार्ट करें, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों को करना क्या है, कुछ थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कोचिंग के मोबाइल ऐप में मेरे पास अभी वर्तमान में अप्रॉक्स 1300 प्लस बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, जिसमें से 200 बच्चे अप्रॉक्स ऐसे हैं जो एक ही फॉर्म 2 बार भरे हैं, 3 बार भरे हैं, वैसे लोग हैं। या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बिना मेरे पास के एडमिशन के हैं, जिन्होंने मेरे पास एडमिशन नहीं लिया है। या ऐसे बच्चे हैं जिनका डिटेल गलत भरा हुआ है, फ़ोटो गलत लगा है, नाम गलत भरा हुआ है, पिताजी का नाम गलत भरा है। कुल मिलाकर के इस कुल बहुत सी गलतियों, जैसे बिना एडमिशन वाले बच्चे, या एक ही फॉर्म 2 बार 3 बार भरा हुआ ऐसे फॉर्म, या डिटेल भरा हुआ गलत भरा हुआ फॉर्म बहुत से लोगों का है। तो वैसे लोगों को देखना होगा, सुधारना होगा, आप लोगों को हटना होगा। और जो स्टूडेंट कोचिंग में फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं, जो भी स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग में फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं, वो अपना फॉर्म का फ़ोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जो भी स्टूडेंट फॉर्म अभी नहीं जमा कर पाए हैं, वो अपना फॉर्म का फ़ोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और कोचिंग का जो फ़ोन है, अब पर डे 2 बजे से 5 बजे 6 बजे तक, शाम को, दिन में 2 बजे से, सुबह 2 बजे से शाम को 6 बजे तक फ़ोन पर डे खुला रहेगा। आप कोचिंग के फ़ोन पर फ़ोन करके भी हमसे बात कर सकते हैं। 2 बजे से 6 बजे शाम तक हमसे आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। धीरे धीरे जब सुधार होगा तो हम लोग जो है और भी बेहतर तरीके से आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे। लाइव क्लास की टाइमिंग जो है 10 से 11 रहेगा, पहला बैच। एक बैच में से 100 बच्चे पढ़ सकते हैं। एक बैच में 100 बच्चे पढ़ेंगे। जब 100 बच्चे हो जाएंगे तो फिर एक और बैच खोल देंगे हम, फिर उसमें भी 100 बच्चे हो जाएंगे तो फिर एक और बैच खोल देंगे। इस तरह से जो है हम बैच आपके बढ़ाते चले जाएंगे। तो आप लोग जो है पढ़ाई करें जिस तरह से भी हो। अभी हम लोग टॉपिक पर अब वापस आते हैं। जैसा कि हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि आज हम आपको बताएंगे परावैद्युत माध्यम के बारे में। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता दें कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को 3 बार पढ़ना है। एक यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, जब विद्युत धारा पढ़ाएंगे हम आपको, तो वहाँ पर भी बताएंगे पदार्थ के प्रकार के बारे में। और जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी पदार्थ के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। और तीनों ही चैप्टर में पदार्थ के प्रकार अलग अलग तरीके से पढ़ना है हम लोगों को। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। पदार्थ के प्रकार के बारे में हम लोगों को 3 चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पर भी हम आपको पढ़ाएंगे पदार्थ के प्रकार के बारे में। जब विद्युत धारा पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी पदार्थ के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। और मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी हम पदार्थ के प्रकार के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर पदार्थ के प्रकार। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक सुचालक और दूसरा अचालक। पहला सुचालक और दूसरा अचालक। बहादुर, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, पहला सुचालक और दूसरा अचालक। अब हमें सुचालक पदार्थ किसको कहेंगे, सुचालक पदार्थ किसको कहेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कि कोई इसमें परिभाषा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। जो पढ़े हैं आप लोग जानते होंगे कि वह पदार्थ जिससे होकर धारा बहती है वो सुचालक है। ये आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, सबको जानते हैं। बहुत दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें होकर धारा बहती है वो सुचालक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये परिभाषा नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमको पता है कि इस चैप्टर में आवेश चलते ही नहीं हैं। इस चैप्टर में, विद्युत स्थैतिकी चैप्टर में आवेश नहीं चलते हैं। इसलिए आवेश के चला करके हम परिभाषा नहीं देंगे। तब कैसे कहेंगे? तो बात कहेंगे वही तरीका बदल करके।
थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक ऐसा पदार्थ जिससे होकर धारा नहीं बहता, धारा बहता है, एक ऐसा पदार्थ जिससे होकर धारा बहता है वो सुचालक है। तो जिससे होकर धारा बहता है वो सुचालक है। तो धारा बहता है इसका मतलब आवेश बहता है। तो एक ऐसा पदार्थ जिससे होकर आवेश बहता है, आवेश का बहना मतलब इलेक्ट्रॉन का बहना, यानी एक ऐसा पदार्थ जिससे होकर धारा बहती है सुचालक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ जिससे होकर आवेश बहता है सुचालक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ जिससे होकर इलेक्ट्रॉन बहता है सुचालक है। इलेक्ट्रॉन तब ही बहेगा जब इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बहेगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा तो आवेश बहेगा, आवेश बहेगा तो धारा बहेगी, धारा बहेगी तो सुचालक है। यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ जिसके बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं, हल्के ढंग से बंधे रहेंगे, फ्री रहेंगे, फ्री रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, आवेश चलेंगे, आवेश चलेंगे, धारा बहेगी, धारा बहेगी, सुचालक है। यानी वह पदार्थ जिसके बाहरी सतह पर इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं सुचालक है, या इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं सुचालक है। परिभाषा कहने का तरीका बदल दिया हमने। हम जानते हैं कि एक ऐसा पदार्थ जिससे होकर धारा बहती है सुचालक है। तो धारा बहना वाला परिभाषा जो है वो हम लोग विद्युत धारा में देंगे। विद्युत धारा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये परिभाषा लिखवाएंगे। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि एक ऐसा पदार्थ जिससे होकर, जिसके बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं सुचालक है। और अचालक क्या है? उसी का उल्टा, जिससे होकर धारा नहीं बहती है। धारा नहीं बहती है मतलब आवेश नहीं बहता है, आवेश नहीं बहता है मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बहता है। इलेक्ट्रॉन तभी नहीं बहेगा जब मजबूती से बंधा होगा, टाइट बंधा होगा। मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसके बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं, टाइट बंधे होते हैं। एक ऐसा पदार्थ जिससे के बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं अचालक है। इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, आवेश नहीं चलेगा, आवेश नहीं चलेगा, धारा नहीं बहेगा, धारा नहीं बहेगा, अचालक है। कुल मिलाकर के एक ऐसा पदार्थ जिसके बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं अचालक है, और एक ऐसा पदार्थ जिसके बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं सुचालक है। अब हम लोग बात करेंगे कि सर आप परावैद्युत माध्यम के बारे में बताने वाले थे और यहाँ तो आप बता दिए सुचालक और अचालक के बारे में, परावैद्युत माध्यम तो है ही नहीं। तब हम कहते हैं, पहले समझने की कोशिश करिएगा, पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, सुचालक और अचालक। अचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक कुचालक और एक परावैद्युत माध्यम। अचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक कुचालक और परावैद्युत माध्यम। अब ये तो फाइनल है कि कुचालक में भी धारा नहीं बहेगा और परावैद्युत माध्यम में भी धारा नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि अचालक में धारा नहीं बहता है और अचालक के ही ये दोनों लड़के हैं। बात को समझने की कोशिश करिएगा। अचालक ये दोनों हैं, ये भी अचालक है, ये भी अचालक है। तो अचालक में जब धारा नहीं बहता है तो कुचालक में भी धारा नहीं बहेगा, परावैद्युत माध्यम में भी धारा नहीं बहेगा। यानी कुचालक पदार्थ में धारा नहीं बहता है, परावैद्युत माध्यम में धारा नहीं बहता है। तब हम दोनों को परिभाषा कैसे देंगे? धारा से तो दे नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं ये भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि दोनों में ही इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? ये फाइनल है कि इसमें इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चलता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होंगे, मतलब इसमें भी धारा नहीं बहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं चलता है। तो कुचालक पदार्थ क्या है और परावैद्युत माध्यम क्या है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। जैसे हम बात करें कि एक छत है जो पूरा मकान कंप्लीट पैक है, और एक टीन का शेड है। टीन का शेड है या छप्पर जो होता है गांव देहात में, छप्पर है, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो जो छत के घर में होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा रात के समय में कि बारिश हो भी रही है। उनको बिल्कुल पता नहीं चलता है बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
रात में सोए हैं, उनको पता ही नहीं है, सुबह उठे बारिश भी हुआ है क्या रात में, पता ही नहीं था। लेकिन जो टीन के शेड में है, जो छप्पर के मकान में है, रात में जब भी बारिश होगी उनको जरूर पता चलेगा। क्यों? क्योंकि साउंड, बारिश जब होगा तो बहुत ज़्यादा साउंड होगा, या हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदे कि छींटा कहीं अगल बगल से जरूर आएगा, या कहीं टप टप चुएगा भी कहीं कहीं। कुल मिलाकर के ये फाइनल है कि पानी डायरेक्ट नीचे मकान में नहीं आ रहा है, उसके पास नहीं आ रहा, व्यक्ति के पास नहीं आ रहा है, दोनों में, जो छत वाला मकान है उसमें भी, टीन के शेड है उसमें भी। लेकिन छत वाला में बारिश का बिल्कुल आभास नहीं है, लेकिन टीन के शेड वाला में व्यक्ति को बारिश का आभास जरूर है। बात को जरूर समझिएगा। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। पानी किसी में भी नहीं चू रहा है, पानी किसी में भी नहीं चू रहा है, पानी किसी में भी नहीं गिर रहा है, बारिश में कोई नहीं भीग रहा, न छत वाला में भी कोई व्यक्ति जो अंदर है वो भी नहीं भीग रहा, और जो टीन के शेड में है वो भी नहीं भीग रहा है। लेकिन अंतर ये है कि छत वाला के मकान में जो है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बारिश की तो कब छूटेगी नहीं छूटेगी, कब होगा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो टीन के शेड में व्यक्ति है वो इंतजार करेगा कब बारिश छूटेगा तो हम सोएंगे, क्योंकि उसको बारिश से प्रॉब्लम है, उसको बारिश का आभास है। कुल मिला दोनों यहीं पर सेम बात है बहादुर। कुचालक पदार्थ में एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर धारा बहाइएगा, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता कि धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परावैद्युत माध्यम में जब आप करंट का फ्लो कराएंगे तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा, इसको थोड़ा बहुत महसूस जरूर होगा। यानी कुचालक पदार्थ वह अचालक पदार्थ है, कुचालक वह अचालक पदार्थ है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर इसके अंदर में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई भी विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, कोई धारा बह ही नहीं रहा। और परावैद्युत माध्यम एक ऐसा अचालक पदार्थ है जिसके अंदर में विद्युत क्षेत्र हल्का हल्का जरूर होता है, थोड़ी सी जरूर होता है, कमजोर जरूर होता है, लेकिन होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नहीं होता, मतलब इसमें धारा बिल्कुल नहीं बहती, लेकिन इसमें विद्युत क्षेत्र होता है, बहुत कमजोर होता है, बहुत कम होता है, लेकिन होता जरूर है। अब आपको एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। कुचालक पदार्थ का एग्जाम्पल पत्थर हो सकता है, लकड़ी हो सकता है। लकड़ी में कितना भी करंट फ्लो कराइए कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्थर में कोई कितना भी करंट फ्लो कराइए कोई फर्क नहीं पड़ता। और परावैद्युत माध्यम का एग्जाम्पल आपको देते हैं हम रबर। रबर जो है, रबर जो आप जानते होंगे उसके अंदर में करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बहुत जरूर होता है। आप रबर पहन करके यदि आप बिजली का काम करिएगा तो हल्का हल्का झंझनाहट जरूर महसूस होगा। उसी तरह कांच, कांच जो है वो भी परावैद्युत माध्यम का एग्जाम्पल है। कांच की आपको समझना होगा थोड़ा सा। कांच की खिड़की में यदि आप प्लस माइनस का तार जोड़ दीजिए और हाई वोल्टेज फ्लो कराइए तो कांच क्रैक हो जाता है। कोई कांच की खिड़की है और उसमें प्लस माइनस तार जोड़ दीजिए, करंट फ्लो कराइए हाई वोल्टेज, तो कांच क्रैक हो जाएगा। ये कांच का क्रैक होना बता रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत करंट का असर जरूर था। लकड़ी में कितना भी करंट फ्लो कराइए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें विद्युत क्षेत्र नहीं होता, वो कुचालक है। लेकिन रबर और कांच जो है परावैद्युत माध्यम के एग्जाम्पल है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सुचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं, अचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं। हल्के ढंग से बंधे होने का मतलब इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है, आवेश चलता है, आवेश चलता है, धारा बहती है। मजबूती से बंधे होने का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं चलते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं चलते हैं, आवेश नहीं चलता, आवेश नहीं चलता है, धारा नहीं बहता है। अचालक पदार्थ के दो एग्जाम्पल, दो प्रकार, कुचालक और परावैद्युत माध्यम। कुचालक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नहीं होता है। एक ऐसा अचालक पदार्थ है कुचालक जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नहीं होता है। और परावैद्युत माध्यम एक ऐसा अचालक पदार्थ है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र होता है लेकिन बहुत कम होता है। कल भी हम आपको बताए थे कि परावैद्युत माध्यम के अंदर जब विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तो बहुत दूर दूर हो जाती हैं, मतलब उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता है। इस प्रकार पदार्थ के प्रकार के बारे में हम आपको क्लियर कर दिए। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम जब विद्युत धारा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे, और वहाँ पर पदार्थ के प्रकार में दो ही हैं, सुचालक और कुचालक। ये अचालक परावैद्युत माध्यम विद्युत धारा में नहीं पढ़ना है। मॉडर्न पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। और वहाँ पर अर्धचालक नया आ गया। अर्धचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं,
इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। वो बहुत मैंने आगे पढ़ना है उसमें मॉडर्न में। तो यहाँ पर हम जाने कि सुचालक और अचालक। अचालक पदार्थ दो प्रकार के, कुचालक और परावैद्युत माध्यम। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नहीं होता, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, हल्का होता है। तो पदार्थ के प्रकार में हम लोग इतना ही जानेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग जो है नए टॉपिक में लेकर के मिल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग जो है एक नए टॉपिक लेकर के मिल रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। इस टॉपिक के महत्वपूर्ण होने का अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि हम लोग अब अगले 10 वीडियो तक, 10 क्या 15 वीडियो तक लगातार विद्युत द्विध्रुव के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा 10 दिन तक, 15 दिन तक, जिस दिन इलेक्ट्रिक डायपोल की चर्चा न हुई हो, इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम न आए। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो एक व्यवस्था का नाम है। विद्युत द्विध्रुव एक सजावट है। विद्युत द्विध्रुव डायरेक्ट कोई मार्केट में मिलने वाला, कहीं दिखने वाला कोई डायरेक्ट टर्म नहीं है। ये एक सजावट का नाम है। विद्युत द्विध्रुव एक व्यवस्था का नाम है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश, बराबर एवं विपरीत आवेश यानी प्लस और माइनस, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर रखे जाएं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर रखे जाएं, वो हमारा विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव को हम लोग को केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। 11th में आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, यहाँ पर हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर होते हैं, बहुत कम दूरी पर होते हैं। अब थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करें कि विद्युत द्विध्रुव एक सजावट है। इसका मतलब थोड़ा समझिए। जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम है, लेकिन ये कॉलम नहीं है, ये भी एक सजावट है। ये जो आप कॉलम कह रहे हो, ये कॉलम नहीं है, ये एक सजावट है। हम इसके अलग अलग पार्ट, जैसे हम इसको खोल के फेंक दिए, हम बोलेंगे आपसे कि कॉलम हमने फेंक दिया, तो आप कहेंगे नहीं सर, कॉलम आपने नहीं फेंका, कैप फेंका है। फिर हम इसको खोल करके फेंक देंगे, इसको हम खोल करके फेंक दिए, हम आपसे बोलेंगे कॉलम हमने फेंक दिया, आप कहेंगे नहीं सर, कॉलम आपने नहीं फेंका। फिर हम इसको निकाल करके फेंक देंगे, हम आपसे कहेंगे कॉलम फेंक दिया, आपने कहा नहीं कॉलम नहीं फेंका सर। फिर इसको फेंक देंगे। बताइए, सब हमने पार्ट्स फेंक दिया, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि कॉलम फेंका, लेकिन आपको पता चल गया कि कॉलम खत्म भी हो गया। क्योंकि ये कॉलम वास्तव में कॉलम है ही नहीं, ये अलग अलग पार्ट्स की सजावट है। ये एक सजावट है अलग अलग टुकड़ों की। ये जो आप देख रहे हो, ये टी शर्ट है, ये ऊन की सजावट है, ये ऊन की धागा की कपड़ा की विशेष सजावट है, तो टी शर्ट हो गया। इसको अलग तरीके से सजा देंगे, अलग आइटम बन जाएगा। शर्ट बना सकते हैं, टी शर्ट बना सकते हैं, गंजी बना सकते हैं, पैंट बना सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है सजावट कैसे की है, सजाना कैसे हुआ है। आप बेंच पर बैठते हो, डेस्क पर लिखते हो, आप बेंच पर बैठते हो और डेस्क पर लिखते हो। डेस्क की हाइट ज़्यादा है इसलिए उसको डेस्क कह रहे हो। डेस्क का हाइट, थोड़ा सा लकड़ी का साइज कम कर दीजिए, वो भी बेंचे बन जाएगा। तो वो लकड़ी की सजावट है। बेंच जो आप कह रहे हो पतला है तो बेंच है, उसी को यदि बहुत चौड़ा कर दिया जाए तो हम कहेंगे चौकी है। बिल्कुल वही व्यवस्था, 4 गो पाया है, बैठने का पटरी है, पटरी को थोड़ा दूर लंबा कर दिया जाए, चौड़ा कर दिया जाए, तब कहेंगे कि चौकी है। वो एक सजावट हुई। कुल में सजावट का मतलब यही है। लड्डू आप जो देख रहे हो, लड्डू क्या है? बूंदिया की सजावट है, बूंदिया की सजावट। उसको हमें अलग तरीके, अलग अलग यदि हम लड्डू को माने गोल ना बनाएं, ऐसे ही छोप बिखरा दें तो कहेंगे बूंदिया है, उसको लड्डू नहीं कहेंगे। लेकिन यदि उसको हम गोल कर दिए तो कहते हैं कि लड्डू हो गया। ठीक उसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव एक सजावट का नाम है। विद्युत द्विध्रुव कोई डायरेक्ट मिलने वाला टर्म नहीं है, ये एक सजावट है, एक विशेष प्रकार की सजावट। एक ऐसी सजावट जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश, अब ध्यान देंगे आप, दो बराबर एवं विपरीत आवेश, ये एक प्लस क्यू आवेश
और एक माइनस क्यू आवेश। देखिए दोनों में क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, एक प्लस है और एक माइनस है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश, ये भी क्यू, ये भी क्यू, एक प्लस और एक माइनस, दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर हो। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर हो, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों बराबर भी है विपरीत भी है, बहुत कम दूरी पर हो। बहुत कम दूरी पर हम विद्युत द्विध्रुव की दूरी को 12 से सूचित करते हैं। एक संकेत दे दिया गया है 12, बहुत कम दूरी होता है 12। हम जो आप देख दिए हैं आप लोगों को इतना बड़ा, ये तो देखने के लिए दिए हैं। विद्युत द्विध्रुव समझिए जल के अणुओं के बीच होता है, और सोच सकते हैं कि कितना छोटा होता है, कितनी दूरी कम होती है, ये बहुत ही कम दूरी होती है। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर होते हैं, इस व्यवस्था का नाम है विद्युत द्विध्रुव। यदि ये दूरी बढ़ा देंगे, दूरी ज़्यादा कर देंगे तो ये विद्युत द्विध्रुव नहीं रहेगा। इसको प्लस क्यू लिखे हैं, इसको -2q कर दें, -2q, तो ये q और ये 2q, आवेश बराबर नहीं रहा तो विद्युत द्विध्रुव नहीं रहा। विद्युत द्विध्रुव होने के लिए यह जरूरी है कि दो बराबर विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर हो, ये जरूर ध्यान रखना है। दोनों आवेश बराबर होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए और कम दूरी पर होना चाहिए। तीनों बात यदि रहेगा तब वहीं उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव होने के लिए दो आवेश होना चाहिए, दोनों आवेश बराबर होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस, और बहुत कम दूरी पर होना चाहिए। दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, लाइन है, इसको हम द्विध्रुव की लंबाई का, द्विध्रुव के अक्ष कहते हैं, द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, रेखा, उसको हम द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। दोनों आवेशों को जो बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है 12, जो 12 दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसको हम द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। और यहाँ पर हम आपको एक बात बताएंगे जो आपको हैरान करेगा, द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है। द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है। और फिर आपको सवाल आ गया कि सर द्विध्रुव की लंबाई तो अदिश होता है, लंबाई अदिश होता है, लेकिन द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है। सवाल यह है कि सर द्विध्रुव की लंबाई सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होती है? द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होती है? तो द्विध्रुव की लंबाई की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। जब भी हम द्विध्रुव की लंबाई मापेंगे, ऋण आवेश से धन आवेश को मापेंगे। स्टार्टिंग इधर से करेंगे और इधर मापेंगे। द्विध्रुव की लंबाई की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। द्विध्रुव की लंबाई का मापन, द्विध्रुव की लंबाई को मापना माइनस से प्लस की ओर होता है। फिर से एक बार, विद्युत द्विध्रुव एक व्यवस्था का नाम है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर होते हैं। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा एक एक शब्द को। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर होते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको द्विध्रुव का अक्ष कहेंगे। दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसको हम द्विध्रुव की लंबाई कहेंगे। द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है। इसके मापन जो है, द्विध्रुव की लंबाई की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण माने घूमना, आघूर्ण माने घूमना, गोल गोल घूमना। तो विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को, यदि विद्युत द्विध्रुव घूमना शुरू कर दे, जैसे मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव है, ये घूमना शुरू कर दे, तो इसमें जो घूमने की क्रिया है, जो ये घूम रहा है, इस घूमने की क्रिया को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि विद्युत द्विध्रुव घूमना शुरू कर दे तो उसमें वो घूमने की जो उत्पन्न क्रिया है उस क्रिया को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को, विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न घूर्णन गति को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसका सूत्र क्या होगा, तो एक आवेश गुना उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, दो आवेश है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दो बराबर और विपरीत आवेश है, बहुत कम दूरी पर है। दो बराबर और विपरीत आवेश है, बहुत कम दूरी पर है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी 12। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो एक आवेश गुना उनके बीच की दूरी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से सूचित करते हैं या म्यू से। अपवर्तनांक का संकेत म्यू होता था, याद होगा आपको। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से भी सूचित करते हैं, म्यू से भी सूचित करते हैं। तो P बराबर एक आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश Q, चिन्ह नहीं रखेंगे, प्लस या माइनस चिन्ह नहीं रहे, दोनों में से कोई एक आवेश, इनटू उनकी बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 12। 12 एक साथ रहेगा। मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, तो L 10 नहीं है, 12 10 है। ये जरूर याद रखिएगा, 12 10 है। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, L का मान 10 लिख के 2 से गुना करके 20 कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती ध्यान रखिएगा। तो विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश गुना उनके बीच की दूरी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से भी सूचित करते हैं, म्यू से भी सूचित करते हैं। P बराबर एक आवेश Q, इनके बीच की दूरी 12। अभी हमने बताया कि 12 एक सदिश राशि है, जो द्विध्रुव की लंबाई है वो सदिश राशि है। तो ये सदिश है, आवेश अदिश है। अदिश में सदिश से गुना करेंगे, गुणनफल सदिश होगा, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। पॉइंट को, एक एक पॉइंट को याद रखिए। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा होती है, ये तो आवेश है, अदिश है, ये आवेश तो अदिश है, इसमें तो दिशा है ही नहीं। इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, तो इसी की जो दिशा होगी वो इसकी दिशा होगी, क्योंकि इसमें तो दिशा है ही नहीं। तो इसकी जो दिशा है वही इसकी दिशा होगी। तो इसकी दिशा है माइनस से प्लस की ओर, तो इसकी भी दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। आवेश एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं है। द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इसकी जो दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। फिर से एक बार, अभी तक हम जो आपको बताएं, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर होते हैं। विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसको द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है जिसका मापन ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को, यदि विद्युत द्विध्रुव घूमना शुरू कर दे, विद्युत द्विध्रुव घूमना शुरू कर दे तो उसमें उत्पन्न आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में सूत्र होता है एक आवेश गुना उनके बीच की दूरी। तो एक आवेश Q और उनके बीच की दूरी 12। तो 12 सदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। अदिश में सदिश से गुना किया, गुणनफल सदिश हो गया। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब हम बात करेंगे इसके मात्रक और बीमा के बारे में। द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा, समझने की कोशिश करिएगा। आवेश Q, तो आवेश Q, तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी 12 दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम मीटर। बीमा हो जाएगा एवं बीमा, आवेश का बीमा IT और दूरी का बीमा L, ITL चाहे ATL,
बीमा ITL होती है। अब यहाँ पर एक नोट पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े भी होंगे। द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक का मतलब होता है इस्तेमाल में होने वाला मात्रक, एक ऐसा मात्रक जो इस्तेमाल में आता है, एक ऐसा मात्रक जो इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं। जैसे हम लोग बात करें द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, ऐसा ही मात्रक द्रव्यमान का kg होता है। तो सब जगह kg नहीं इस्तेमाल करते हैं। सोना खरीदने जाइएगा उसको भरी में इस्तेमाल करते हैं, भरी, आदमी कहता है भरी 10 ग्राम। तो वहाँ पर कोयला खरीदने जाइए टन में चलता है, अनाज खरीदिए क्विंटल में चलता है। तो सब जगह kg ही नहीं चलता है। तो व्यवहारिक मात्रक जो व्यवहार में लाया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कूलामीटर होता है, लेकिन व्यवहारिक मात्रक डेबाई, नाम जरूर सुने होंगे। व्यवहारिक मात्रक डेबाई होता है, डेबाई का संवेद D। द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक मात्रक डेबाई होता है। 1 कूलाम मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डेबाई होता है। 1 कूलाम मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डेबाई, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। ये विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कंप्लीट जानकारी हुआ। विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इस तरह से हमने बताया। इसमें आपको यदि कोई भी सवाल होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पर सवाल कर सकते हैं, या टाइमिंग जो हमने आपको बताया आप उस टाइम पर 2 बजे से 6 बजे तक शाम को आप पर डे कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड सवाल भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।